गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। साहब कैसे हैं? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। चलिए, तो जो आज वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। सर चलिए, आप तो दिख नहीं रहे। ये बच्चों बहुत ज़्यादा समय लेने वाला चैप्टर नहीं है, आसान है और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि ऑलमोस्ट लास्ट फेज ऑफ सिलेबस कंप्लीशन है। इसके बाद हम लोग को मान लीजिए 2 से 3 क्लासेस लगभग इसमें लगेंगी और 3-4 क्लासेस मॉडर्न फिजिक्स में, तो 6-7 क्लासेस का है अब। आइए, वेव ऑप्टिक्स। तो बच्चों, वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग मेनली हाइगेंस प्रिंसिपल पे बात करेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे बात करेंगे, डिफ्रैक्शन होगा इसके बाद, और पोलराइजेशन। ठीक है, तो मेन जो टॉपिक है जिससे ज़्यादातर आपको सवाल देखने को मिलेंगे वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे काफ़ी सारे सवाल मिलेंगे और इसका लगभग हम लोग समझ लीजिए 50% ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेव्स में। ठीक है, तो मेन इसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर इसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स हैं, है ना, जो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हैं, वो हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हाइगेंस प्रिंसिपल कवर करेंगे और फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कवर करेंगे। तो चलिए, हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो इसको शुरू करने से पहले, हाइगेंस प्रिंसिपल शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि डिस्कशन क्या था, कि लाइट पे क्या क्या डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगी क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लाइट पे स्टडी किया गया था वो न्यूटन ने स्टडी किया था और न्यूटन ने दिया था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। बच्चों, अगर आप में से कोई जानता हो इसके बारे में और बताना चाहें तो फील फ्री। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो तो फोकस फोकस बिगड़ रहा है। फोकस बिगड़ रहा है, एक सेकेंड। हाँ, अब नहीं बिगड़ेगा। हाँ, बताइए बच्चों, कुछ बताना चाहते हैं इसमें? न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी किसी ने पहले पढ़ा हो, बताना चाहें अगर। चलिए ठीक, मैं समझाता हूँ। तो देखिए, ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखा गया, तो रिफ्लेक्शन मेनली, तो पूछा गया न्यूटन से कि क्या कारण है कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, इसकी क्या वजह है। तो न्यूटन ने बोला कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। ठीक है, ऐसा न्यूटन का सोचना था कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और ये पार्टिकल्स जो है रिजिड है और ये जाके कोलाइड करते हैं सरफेस से। ठीक है, इस तरह से सरफेस से आके कोलाइड करते हैं। ठीक है, और जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। तो जैसे आएंगे, टकराएंगे, ठीक है, आएंगे टकराएंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जिस एंगल पे टकराएंगे उसी एंगल पे रिबाउंड हो जाएंगे। ठीक है, जिस एंगल पे जाके टकराएंगे उसी एंगल पे रिबाउंड हो जाएंगे, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, तो न्यूटन ने बोला कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और ये छोटे पार्टिकल जाके प्लेन सरफेस पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं, रिबाउंड करते हैं, इस वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी। ठीक है, तो इसी को कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और वो पार्टिकल जाके परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं सरफेस से, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो बहुत दिनों तक इसी बात को मान के चला गया कि लाइट जो है वो वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है और इस तरह से कोलिजन जाके सरफेसेस पे करती है। ठीक है, कुछ दिन के बाद आए हाइगेंस, जिनके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया जिसको हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल कहते हैं और इन्होंने हाइगेंस प्रिंसिपल
जो अपना एक्सप्लेनेशन दिया हाइगन्स प्रिंसिपल, उसके बेसिस पे इन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया और इन्होंने कहा कि लाइट पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी है, लाइट एक्चुअल में वेव्स, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है और वेव फ्रंट के फॉर्म में मीडियम में ट्रेवल करती है और फिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो हाइगन ने जो अपना प्रिंसिपल दिया था उसमें उन्होंने लाइट को वेव माना था, न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल माना था। ठीक है, क्योंकि उस समय न्यूटन का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, न्यूटन कैलकुलस दे चुके थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आ चुका था। ठीक है, तो बहुत स्टैब्लिश्ड साइंटिस्ट थे, तो हाइगन्स की बातों को उतना सीरियसली लोगों ने नहीं लिया और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को ही मान के आगे बढ़े। ठीक है, उसके बाद ये सब 17th सेंचुरी में हो रहा था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थॉमस यंग। ठीक है, थॉमस यंग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं 1802 में। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव कर देते हैं कि लाइट वेव है ना। ये एक सेटअप बनाते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराते हैं। ठीक है, कैसे है क्या है, तो इंटरफेरेंस होता है ना, ये दिखा देते हैं, ये प्रूव कर देते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि लाइट इंटरफेरेंस करती है। अगर कोई चीज इंटरफेरेंस कर रही है तो इंटरफेरेंस वेव का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, पार्टिकल नेचर मान के आप इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो फिर ये मान लिया गया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली सब दिखाया जा रहा था, है ना, ये कोई ऐसा नहीं था कि थ्योरी बना के बस बातें की जा रही हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया गया था, एक्सपेरिमेंट पूरा प्रॉपर हुआ। तो फिर थॉमस यंग की बात को मान लिया गया और बोला गया कि होगा, न्यूटन सर ने इतनी सारी चीजें करी हैं, एक गलती हो गई होगी, पार्टिकल नेचर नहीं है, वेव नेचर है, क्योंकि अगर वेव नहीं मानते तो इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल था। तो वेव नेचर मान के यहां पे स्टैब्लिश हो गया कि लाइट का वेव नेचर है। फिर कुछ दिनों बाद अगले साइंटिस्ट आए। ठीक है, और इन्होंने परफॉर्म किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों जानते हैं कि आप कौन से साइंटिस्ट ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाया था? Sir Albert Einstein. एल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल्कुल Einstein. बिल्कुल आइंस्टीन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 19th सेंचुरी के शुरुआत में 1905 में नोबेल प्राइज मिला था इनको, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उससे पहले ही एक्सपेरिमेंट में प्रूव हो गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप वेव नेचर मान के एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके लिए फिर से आपको पार्टिकल नेचर मानना पड़ेगा कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, क्वांटा जिसको बोलते हैं, है ना। तो वो फिर ये इस्टेब्लिश हो गया कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। ठीक है, फिर मैक्सवेल आए, है ना, उन्होंने भी अपना पूरा कैलकुलेशन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट रखा और बोला कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है। पार्टिकल नेचर को मैक्सवेल ने भी सपोर्ट किया। तो कुल मिला के इतनी सारी चीजें, कभी वेव कभी पार्टिकल, कभी वेव कभी पार्टिकल, ऐसे करके चल रहा था। तो फिर लास्ट में ये कंक्लूड कर दिया गया। फिर एक बाद में साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। Nature of light. ये जो किसकी हाइपोथेसिस बोलते हैं, ये किसी को याद है क्या कि अम, कौन से साइंटिस्ट का हाइपोथेसिस था ये डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल कि लाइट, De मतलब Broglie hypothesis. डी Sir ब्रॉगली Broglie का था सर, hypothesis. डी बिल्कुल ब्रॉगली। बिल्कुल Yes sir. डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था, है ना। तो उसमें भी हम लोग बात करेंगे, अभी डुअल नेचर ये तो अलग से चैप्टर ही है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फिर बाद में बोला गया कि ठीक है, ये केवल लाइट के साथ ही ऐसा नहीं है, किसी पार्टिकल के पास भी दो नेचर है, दो डुअल नेचर है, डुअल बिहेवियर है, पार्टिकल की भी तरह बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो फिर बोला गया कि एक काम करते हैं, जो भी फिनोमेना हम लाइट के वेव कैरेक्टर से एक्सप्लेन कर पाएंगे वहां पे वेव मान लेंगे, और जो कैरेक्टर एक्सप्लेन वेव से नहीं हो पाएगा, पार्टिकल नेचर से होगा, उसको हम लोग पार्टिकल नेचर मान लेंगे। ठीक है, तो यहां तक डिस्कशन के बाद ये चीज हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली कि जिस फिनोमेना मान के जो चीज एक्सप्लेन होगी उससे वैसा ही एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा सा ना बैकग्राउंड है, आप लोग को जानना चाहिए, तो एक एक लाइन में आप इसको शॉर्ट में लिख लीजिए। सबसे पहले न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी डाल लीजिए हेडिंग, तो वेव ऑप्टिक्स आपकी मेन हेडिंग पड़ेगी और उसके अंदर ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन लिखेंगे। तो लिखिए न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इस पे एक एक लाइन हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए
हो गया सर. लिखिए, इसमें लिख लीजिए कॉर्पस्कुलर थ्योरी में न्यूटन एक्सप्लेन्ड reflection of light Newton explained reflection of light Newton explained reflection of light considering particle nature of light. Newton explained reflection of light considering particle nature of light. हो गया सर. ठीक, अगला डाल दीजिए हाइगेन्स प्रिंसिपल. इसमें लिखिए हाइगेन्स प्रिंसिपल में लिखिए explained reflection and refraction explained reflection and refraction assuming wave nature of light. Explained reflection and refraction assuming wave nature of light. हो गया सर. ठीक, अगला लिखिए, अगला पॉइंट थॉमस यंग सर ये थॉमस यंग में है ना? हाँ हाँ, ये थर्ड वाला पॉइंट थॉमस यंग experimentally proved Thomas Young experimentally proved wave nature of light. Thomas Young experimentally proved wave nature of light. हो गया सर. ठीक, अगला लाइन लिखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन performed photoelectric effect फिर से बोलना. Albert Einstein performed photoelectric effect to prove
particle nature of light. To prove particle nature of light. To prove Yes, sir. particle nature of light. अगला पॉइंट लिखिए. डी ब्रॉगली सजेस्टेड. अगला पॉइंट लिख लीजिए. डी ब्रॉगली सजेस्टेड dual nature of light. De Broglie suggested dual nature of light full stop. अगला पॉइंट लिख लीजिए. तो देखिए बच्चों, डुअल नेचर ऑफ, डी ब्रॉगली ने बता दिया कि ठीक है, लाइट के पास डुअल कैरेक्टर है. इस तरह किसी पार्टिकल के पास भी डुअल कैरेक्टर होते हैं. वेव कैरेक्टर भी होता है और पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है. तो जो कॉन्सेप्ट वेव से एक्सप्लेन हो जाए उनको वेव से कर दीजिए, और जो कॉन्सेप्ट पार्टिकल नेचर समझ के एक्सप्लेन हो जाए उनको पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर लीजिए. बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं. ठीक है. अब ये देखिए बच्चों, एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है. जैसे पहले सबसे पहले पार्टिकल सजेस्ट किया गया था. ठीक है. 17th सेंचुरी में फिर वेव बोल दिया गया, फिर वेव बोल दिया गया, फिर पार्टिकल, है ना. फिर मैक्सवेल ने भी पार्टिकल को सपोर्ट कर दिया. तो एवर इवॉल्विंग है. ठीक है. हो सकता है आप में से आगे कोई कुछ रिसर्च करे और कोई कुछ और किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर देगी. मतलब बार बार आपको डुअल नेचर समझने की जरूरत नहीं है. ये कॉन्सेप्ट है, इससे सारे फिनोमिना एक्सप्लेन हो जाएंगे. ठीक है. तो वो भी पॉसिबल है. ठीक है. तो ये अभी इवॉल्व हो रहा है, हो सकता है आगे चल के कोई और थ्योरी आ जाए, है ना. तो बिल्कुल उसके लिए विंडो है. अब अगली हेडिंग डाल दीजिए. अच्छा बच्चों, ये बताइए कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में अंतर क्या है. जैसे अभी तक हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, किसी को अगर पता हो, कोई जानकारी हो, बताना चाहे तो. जैसे रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, है ना, और अब वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं. सर उस हम लोग पार्टिकल समझ के सर कर रहे थे सारी पार्टिकल समझ के चीजें, कर रहे थे. ओके. कि वो इंसिडेंट करता है फिर रिफ्लेक्ट कर जाता है. अब हम लोग वेव्स कंसीडर करके वो देखेंगे. ठीक है. ठीक, बहुत बढ़िया. तो मैं थोड़ा सा और इसमें आप लोगों को बता दूं. देखिए, जो रे ऑप्टिक्स में आपने जितने भी फिनोमेना पढ़े, अगर उसमें आप नोटिस करें तो लाइट टकरा रही थी, मिरर से टकरा रही थी, है ना, लेंसेज से टकरा रही थी लाइट, और रिफ्रैक्शन हो रहा था, ग्लास स्लैब, प्रिज्म, ये सब. और इन सब के डायमेंशंस जो है ना, वो लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़े हैं. जैसे वेवलेंथ ऑफ लाइट हम लोग 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है. ठीक है. 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, जो कि बहुत छोटी क्वांटिटी है ना. 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी वैल्यू है. ठीक है. और ये जाके टकरा रही थी मिरर या लेंसेज, जो कि कुछ सेंटीमीटर के तो होंगे ही एटलीस्ट. तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो वेवलेंथ का ऑर्डर ये था, है ना. और जो मिरर जिनसे जाके रे टकरा रही थी वो कुछ सेंटीमीटर्स के ऑर्डर के थे. तो ये बहुत बड़ा था, है ना. तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जब किसी ऐसी चीज से, मतलब लाइट जब किसी ऐसी चीज से इंटरेक्ट करे जो उसकी वेवलेंथ से बहुत बड़ा है, तो जो आपने कॉन्सेप्ट रे ऑप्टिक्स में पढ़े ना, वो सारे वैलिड होंगे. ठीक है. वेव ऑप्टिक्स के अंदर आप लोग देखेंगे कि हम लोग लाइट को ऐसी ऐसी चीजों से इंटरेक्ट करेगी लाइट जिनके डायमेंशंस वेवलेंथ ऑफ लाइट के डायमेंशन के आसपास होंगे, है ना. तो आप देखेंगे, जैसे अभी हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस में आप देखेंगे बहुत स्मॉल ओपनिंग से लाइट को पास कराएंगे. डिफ्रैक्शन होगा, उसमें भी लाइट बहुत स्मॉल ओपनिंग से पास होगी. तो वो वहां पे फिर वेव कैरेक्टर लाइट का डोमिनेट करेगा, और सारे फिनोमेना, वो जो सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट को मानते हुए. ठीक है. तो इस वाले चैप्टर में आप लोग देखेंगे कि लाइट का जो इंटरेक्शन है वो उन सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ हो रहा है जिनका डायमेंशन ऑलमोस्ट इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट के है. ठीक है. अगर जैसे स्मॉल ओपनिंग से लाइट को पास कर रहे हैं, अगर आप उस ओपनिंग का साइज बढ़ा के सेंटीमीटर्स के ऑर्डर का कर देंगे, तो फिर आपको रे ऑप्टिक्स वाले कॉन्सेप्ट सारे लग जाएंगे. आप उसको घटाते घटाते इतने साइज का ले आइए ऑलमोस्ट. ठीक है. तो फिर आप देखेंगे कि वेव ऑप्टिक्स वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग चीजों को एक्सप्लेन करेंगे. तो वेव ऑप्टिक्स में लाइट उनसे इंटरेक्ट करेगी, उन ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करेगी जिनका डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट के डायमेंशन के इक्विवेलेंट होगा. तो एक लाइन लिख लीजिए थोड़ा सा इसी में. इन दिस चैप्टर
we will observe in this chapter we will observe in this chapter we will observe behavior of light. In this chapter we will observe behavior of light in this chapter we will observe behavior of light when it encounters. In this chapter we will observe behavior of light when it encounters obstacles of size of wavelength of light. चलिए अब आ जाइए बच्चों, मेन पढ़ते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल अभी मेन हेडिंग मत डालिएगा, या डाल दीजिए मेन हेडिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। हाँ बोलिए बोलिए। सर इससे पहले कितना करा दिया प्लीज बता देंगे, क्लास लीव हो गई थी। कितना करा दिया बच्चों? एक पेज हो गया होगा ना? आप जब हाइगन प्रिंसिपल बोल रहे थे ना, हाफ तो वहाँ पे पेज। थी ना। यस सर, पेज हो गया। सही हाफ पेज हुआ है। हाफ पेज आप रहने छोड़ दो, बस हाफ पेज छोड़ दो। ओके सर, थैंक यू। चलिए बच्चों मेन हेडिंग डाल दीजिए हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो हाइगेंस प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे पहले हमें वेव फ्रंट समझना पड़ेगा। तो वेव फ्रंट क्या होता है पहले समझते हैं और फिर हाइगेंस प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है। बच्चों किसी को पता है वेव फ्रंट के बारे में? अगर कुछ जानकारी हो बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। वेव फ्रंट, ठीक। देखिए जैसे शांत पानी है और अगर आप शांत पानी में पत्थर फेंक देंगे तो जहां पे पत्थर हिट करेगा उसके चारों तरफ ऐसे रिपल्स क्रिएट हो जाती है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये रिपल्स को ही आप वेव फ्रंट मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये रिपल्स एक तरह से वेव फ्रंट का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जब भी वेव फ्रंट बोला जाए तो दिमाग में आप रिपल्स का इमेजिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये वेव फ्रंट को ही एक तरह से रिप्रेजेंट करती है। पर सर होता क्या है वेव फ्रंट, डिफाइन कैसे करते हैं? तो बच्चों वेव फ्रंट होता है लोकस। वेव फ्रंट होता है लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम फेज, ठीक है, ड्यूरिंग वाइब्रेशन। क्या मतलब हुआ सर इसका? बच्चों लोकस आप में से कोई समझाना चाहेगा क्या? लोकस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लोकस? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लोकस ऑफ पॉइंट, हाँ पोजीशन, ओके। सर सारे सर्किल का सर एक ही सेंटर पोजीशन उसको पे कहते हैं। जो सारे सर्कल का एक ही सेंटर होगा उसको लोकस कहेंगे, ओके। और कुछ बच्चों बताना चाहेंगे? सारे पार्टिकल्स जब एक ही पोजीशन पे सेम फेज से वाइब्रेट कर रहे होंगे, हाँ तो उसको वेव फ्रंट कहेंगे या लोकस होगा वो? उसको तो वेव फ्रंट बोलेंगे सर, उस पोजीशन को लोकस कहेंगे सर। पोजीशन को लोकस कहेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। और बच्चों कोई अगर लोकस के बारे में कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं, ठीक। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा और इसमें जानकारी देता हूं आपको। देखिए लोकस का मतलब होता क्या है? लोकस मतलब उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, लोकस की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। जैसे बच्चों सर्कल जो होता है ना, सर्कल है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट फिक्स्ड सेपरेशन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। जैसे सेंटर हो गया तो सर्कल क्या है? उन सारे पॉइंट्स का लोकस है जो कि सेंटर से फिक्स्ड दूरी पे हैं
उन सारे पॉइंट्स के लोकस को हम लोग सर्कल कहते हैं। तो जैसे कि सेंटर है और सेंटर से फिक्स दूरी r दूरी पे जितने पॉइंट्स हैं, तो सेंटर से r दूरी पे कितने पॉइंट्स पॉसिबल होंगे, ये सारे पॉइंट्स सेंटर से r दूरी पे हैं, तो इन सब का लोकस जो है वो सर्कल होता है। मतलब इनको ज्वाइन कर दो तो जो बनेगा वो सर्कल कहलाएगा। तो लोकस का मतलब हो गया कि कोई कंडीशन है और उसको ज्वाइन कर दो तो फिर वो लोकस बन जाएगा। ठीक है, जैसे सेंटर से फिक्स दूरी पे जितने पॉइंट्स हैं उनका लोकस सर्कल होता है। तो सेंटर से फिक्स दूरी पे जितने पॉइंट हैं उनको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करने पे जो दिखेगा वो सर्कल होगा। ठीक है, इसी तरह से वेवफ्रंट क्या है, लोकस है। ठीक है, किस चीज का लोकस है, लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम फेज ड्यूरिंग वाइब्रेशन। तो जैसे मान लीजिए कि कोई मीडियम में वेव चल रही है, जैसे आपने पानी ही फेंक दिया, शांत पानी में पत्थर फेंक दिया, ठीक है, तो रिपल्स क्रिएट हो गई ऐसे, अब ये रिपल्स बाहर जा रही हैं। तो ये जो रिपल्स के पॉइंट्स है ना बच्चों, ये एक साथ वाइब्रेट करते हैं, मतलब एक साथ ऊपर आएंगे, फिर एक साथ नीचे जाएंगे, फिर एक साथ ऊपर आएंगे, फिर एक साथ नीचे जाएंगे, एक साथ वाइब्रेट करेंगे रिपल्स। जब ये रिपल थोड़ी देर बाद ये वाली रिपल यहां पहुंच जाएगी तो यहां वाले सारे पॉइंट्स एक साथ ऊपर आ जाएंगे, फिर थोड़ी बाद रिपल्स यहां पहुंच जाएंगी तो यहां वाले जितने पॉइंट्स वो एक साथ वापस। तो इस रिपल के जितने पॉइंट हैं वो एक साथ ऊपर आएंगे, और जब ये रिपल आगे चली जाएगी तो एक साथ नीचे चले जाएंगे, फिर जब रिपल यहां पहुंचेगी तो इसके सारे पॉइंट्स एक साथ ऊपर आ जाएंगे, फिर जब ये आगे बढ़ जाएगी तो ये वाले पॉइंट सारे एक साथ नीचे चले जाएंगे। तो वेवफ्रंट क्या है, वेवफ्रंट एक ऐसा शेप है जो आपको मिलेगा, कब मिलेगा, जब आप ज्वाइन कर देंगे एक ही वाइब्रेशन वाले पॉइंट्स को। ठीक है, तो लोकस मतलब शेप हो गया, आप एक तरह से मान लो, जैसे मैंने आपको सर्कल का एग्जांपल दिया कि सेंटर से फिक्स्ड दूरी पे जितने पॉइंट हैं उन सब का लोकस जो होता है वो सर्कल कहलाता है। तो जो जितने ये सारे फिक्स्ड पॉइंट हैं, सेंटर से फिक्स्ड पॉइंट, मतलब सेंटर से फिक्स दूरी पे ये सारे पॉइंट हैं, अब इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो फिर लोकस बन जाएगा, और वो लोकस क्या है, सर्कल है। तो वैसे ही जितने पॉइंट सेम वाइब्रेशन से सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो जो हमें दिखने को मिलेगा वो वेवफ्रंट कहलाएगा। तो लोकस मतलब सारे एक ही तरह के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ठीक है, वो पॉइंट हो सकते हैं कि सेंटर से फिक्स दूरी पे हो, या वो पॉइंट हो सकते हैं कि उनके वाइब्रेशन का फेज सेम हो। ठीक है, तो जब उनको ज्वाइन कर देंगे तो वेवफ्रंट कहलाएगा। ठीक है, तो वेवफ्रंट क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम फेज ड्यूरिंग वाइब्रेशन, उसको हम लोग वेवफ्रंट कहते हैं। तो लिख लीजिए बच्चों इसमें एक लाइन, हाइगेंस प्रिंसिपल मेन हेडिंग पड़ जाएगी, उसके अंदर वेवफ्रंट अगली हेडिंग पड़ेगी, और लिखिए लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम फेज, लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम फेज, लिख लिया सर। लिख लिया, ड्यूरिंग यस वाइब्रेशन। सर। ओके, अब हम लोग के सिलेबस में 3 तरह के वेवफ्रंट्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सर। वैसे तो हाँ बोलिए बोलिए। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, जो आपने बोला था, आवाज नहीं आ रही थी यहाँ। ओके, ये मैंने डेफिनेशन बोली है वेवफ्रंट की, लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम फेज ड्यूरिंग वाइब्रेशन, ये वेवफ्रंट कहलाएगा। Yes, you're done. ओके, अब देखिए बच्चों, वैसे तो जो वेवफ्रंट है डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, पर हमें 3 तरह के ध्यान रखने हैं। हमसे 3 ही तरीके के वेवफ्रंट्स पूछे जाएंगे। कौन से 3 तरीके के वेवफ्रंट हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूं, थोड़ा सा देखिए, है ना, ये 3 तरह के वेवफ्रंट्स हमें याद रखने हैं। एक तो स्फेरिकल वेवफ्रंट, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट और प्लेनर वेवफ्रंट। ठीक है, तो स्फेरिकल वेवफ्रंट कब होगा, जब पॉइंट सोर्स होगा तब स्फेरिकल वेवफ्रंट होगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट सोर्स हो गया, और ये जो आपको सर्कल में दिख रहे हैं, ये चूंकि हम लोग का प्लेन 2D है ना, तो हम लोग सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, पर वो है स्फेरिकल, ये छोटा स्फीयर है, फिर ये बड़ा स्फीयर, फिर और बड़ा स्फीयर। तो जब भी पॉइंट सोर्स होगा तो उसके स्फेरिकल वेवफ्रंट्स दिखेंगे आपको। ठीक है, जब भी लाइन सोर्स होगा, ठीक है, तो आपको सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट्स दिखेंगे। ठीक है, लाइन सोर्स होगा तो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट्स दिखेंगे, और जब सोर्स इंफिनिटी पे होगा, ठीक है, तो आपको प्लेनर वेवफ्रंट्स दिखेंगे। तो मैं एक सेकंड आप लोगों को थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूं, फिर आपको ये स्लाइड लगा दूंगा मैं। तो अगर पॉइंट सोर्स होगा
तो आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेंगे। बच्चों अगर इस तरह का डिस्कशन आपने किसी चैप्टर में पहले किया हो और कुछ सिमिलैरिटी लग रही हो तो आप लोग मुझे बताइए सर इस चैप्टर में यहाँ पे इस टाइप की सेम चीज ये पढ़ी थी इस कॉन्सेप्ट में, अगर कुछ आपको लग रहा हो सिमिलैरिटी। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। बहुत बढ़िया, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़ा था, बहुत बढ़िया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों मैंने आपको बताया था कि पॉइंट चार्ज होगा तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी, और लाइन चार्ज होगा तो सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी, और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। वेरी गुड। तो लाइन चार्ज है बच्चों, है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का लाइन चार्ज है, तो इससे जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होंगे वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। और अगर सोर्स इन्फिनिटी पे रखा है मतलब कि उससे जो लाइट रेज आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं। ठीक है, जैसे सन है हम लोग का इनफाइनाइट दूरी पे रखा हुआ है, तो सन से जो रेज आ रही है वो पैरेलल आ रही हैं, तो उनसे जो वेव फ्रंट मिलेगा वो आपका प्लेनर वेव फ्रंट होगा, कुछ इस तरह से। ठीक है। और एक चीज और बच्चों, जो वेव फ्रंट होगा वो हमेशा 90 डिग्री पे होगा, किससे? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन से। ठीक है। तो वेव फ्रंट हमेशा जो जिस डायरेक्शन में, जैसे पॉइंट सोर्स है तो इससे लाइट रेज निकल रही होंगी, ऐसे हर डायरेक्शन में ऐसे लाइट रेज निकल रही होंगी, तो वेव फ्रंट हमेशा 90 डिग्री पे होगा। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस रहती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ 90 डिग्री पे। ये लाइन सोर्स है, इससे लाइट रेज ऐसे निकल रही होंगी। ठीक है, ऐसे लाइट रेज निकल रही होंगी, तो यहां पे भी लाइट रेज 90 डिग्री पे है, किससे? इक्विपोटेंशियल सरफेस, हाँ वेव फ्रंट से। हम लोग इक्विपोटेंशियल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे वेव फ्रंट बोलेंगे। तो वेव फ्रंट के साथ ये लाइट रेज जो है 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह से लाइट रेज हैं और ये वेव फ्रंट है तो ये 90 डिग्री पे है ना। तो अगर 2D में ड्रॉ करूंगा तो देखिए 2D में कुछ इस तरह से कि लाइट रेज इस तरह से है और ये वेव फ्रंट है। ठीक है, ये इस तरह से कुछ वेव फ्रंट है, ये कुछ इस तरह से वेव फ्रंट है मान लीजिए। ठीक है, तो लाइट रेज इस तरह से जाएंगी और वेव फ्रंट 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो वेव फ्रंट हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन से या लाइट रेज से। ठीक है, उसके बाद सर ये क्या लिखा हुआ, वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद डिस्टेंस, तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोग को समझाता हूं, ध्यान से देखिए। अगर पॉइंट सोर्स है, ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी आई है, तो अगर r दूरी पे यहां पे आप इंटेंसिटी निकालेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप पॉइंट सोर्स से दूर जाएंगे इंटेंसिटी घटती जाएगी, है ना। तो कैसे इंटेंसिटी घटेगी? जितना आप दूर जाएंगे इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, जितना आप दूर जाएंगे उतनी इंटेंसिटी घटती जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इंटेंसिटी को कंपेयर करो, r बराबर 1 सेंटीमीटर और r बराबर 2 सेंटीमीटर, इन दो दूरी पे इंटेंसिटी को कंपेयर करो। ठीक है, तो अगर यहां पे इंटेंसिटी को हम लोग I0 लेंगे ना, तो बच्चों बता सकते हो यहां पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I0 से कम होगी। I0 से कम होगी, बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, दूरी को I0 डबल कर देंगे। 4। हाँ, तो इंटेंसिटी I0/4 हो जाएगी। यही आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आप दूर जाएंगे सोर्स से इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर से घटती जाएगी। लाइन सोर्स के लिए बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, यहाँ पे इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। ठीक है, तो लाइन सोर्स से आप दूर जाएंगे तो भी इंटेंसिटी घटेगी, पर हाँ यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो जैसे मैं बता दूं आप लोगों से कि लाइन सोर्स से 1 सेंटीमीटर दूरी पे इंटेंसिटी I0 है, तो 2 सेंटीमीटर दूरी पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I0/2। I0/2, बस यही है। ठीक है, ओके सर, इंटेंसिटी का तो समझ में आ गया। एम्पलीट्यूड का क्या सीन है? तो एम्पलीट्यूड मतलब देखिए, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया था इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, यहां पे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो यहां पे a स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, तो एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हैं a स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो r है बच्चों, तो जो रेशियो रेडियस के साथ होगा वही डायमीटर के साथ होगा, है ना। तो एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर या डिस्टेंस। इसके लिए आप देखेंगे तो यहां पे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r या a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डायमीटर। डायमीटर ये रेडियस है, मतलब लाइन सोर्स से दूरी है, और ये डायमीटर है, तो वही मतलब है। नोट कर लीजिए इसको। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो लाइट रेज हैं वो
कांस्टेंट आ रही हैं, कम या ज्यादा नहीं हो रही हैं, इसलिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। नोट कर लीजिए बच्चों, ये पूरा चार्ट ड्रॉ कर लीजिए एज इट इज अपने नोटबुक में। 3 तरीके के वेव फ्रंट्स को याद रखना है। हो गया बच्चों, लिख लिया क्या सबने? नो सर, लिखिए नहीं हुआ सर। लिखिए। डन सर। ओके, चेंज करो बच्चों स्लाइड, लिख लिया हो तो। अभी नहीं हुआ नहीं सर। हुआ सर अभी। ओके Yes, sir, done. ठीक। हो गया सर। ठीक, तो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट के कितने टाइप हैं, ठीक है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फ्रंट भी आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे। अब हाइगन्स प्रिंसिपल देखते हैं कि हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स ने क्या बताया था, ठीक है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, डन सर। ठीक, हाइगन्स प्रिंसिपल थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं कि हाइगन्स प्रिंसिपल था क्या, ठीक है। ठीक है बच्चों, हाइगन ने अपने प्रिंसिपल में मेन 2 बातें बताई थी, ठीक है, तो एक एक करके दोनों को हम लोग समझते हैं। 2 पॉइंट्स थे मेनली, ठीक है। तो क्या पॉइंट थे? इन्होंने बोला कि जो वेव फ्रंट है
उसका हर एक पॉइंट, ठीक है, तो दो पॉइंट थे हाइगेंस प्रिंसिपल में, तो हम लोग पहला पॉइंट पहले समझ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, और उसके बाद फिर देखेंगे सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या बोला कि वेवफ्रंट के जितने भी पॉइंट हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वेवफ्रंट है, ठीक है, तो इस वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा और वो खुद की वेवफ्रंट प्रोड्यूस करेगा, कुछ इस तरह से खुद की वेवफ्रंट्स प्रोड्यूस करेगा। और ये जो खुद की वेवफ्रंट्स प्रोड्यूस कर रहा है, इनको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये बस आप नाम बच्चों ध्यान रखिएगा, है ना, और क्या प्रिंसिपल कहता है, बस इतना बेसिक, क्योंकि इससे बनेंगे सवाल तो थ्योरेटिकल ही बनेंगे। तो क्या बोला पहले प्रिंसिपल में कि वेवफ्रंट जो है उसका हर एक पॉइंट एक इंडिविजुअल सोर्स की तरह एक्ट करेगा, इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा, जो खुद के वेवफ्रंट्स प्रोड्यूस करेगा, और इन वेवफ्रंट्स को हम लोग नाम देंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। दूसरे पॉइंट में बोला कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस हुए हैं हर एक पॉइंट के इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह एक्ट करने की वजह से, जैसे ये पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट किया तो ये वेवलेट, ये पॉइंट एक्ट किया तो ये सेकेंडरी वेवलेट, ये पॉइंट एक्ट किया तो ये सेकेंडरी वेवलेट। अगर इन पे हम लोग टेंजेंट खींच दें, जितने भी ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, अगर इन पे हम टेंजेंट खींच दें तो हमें न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट मिल जाएगी, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह काम करेगा, वो अपनी खुद की वेवलेट्स प्रोड्यूस करेगा जिनको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे, और उन सेकेंडरी, दूसरे पॉइंट में क्या बोला, उन सेकेंडरी वेवलेट्स पे अगर हम टेंजेंट खींच देंगे तो हमें न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट मिल जाएगी। तो कैसे सर न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट कैसे मिल जाएगी, मैं थोड़ा समझाता हूं। देखिए, जैसे ये मान लीजिए वेव फ्रंट है, ठीक है, इसका हर एक पॉइंट एक इंडिविजुअल सोर्स की तरह एक्ट करेगा, तो ये भी एक सोर्स है, 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 ठीक है। अब ये वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, तो इससे वेव फ्रंट निकला और धीरे धीरे वेव फ्रंट बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से इस वाले पॉइंट से वेव फ्रंट निकला, वो भी बड़ा होता जाएगा, फिर इस वाले पॉइंट से निकलेगा वेव फ्रंट, वो भी बड़ा होता जाएगा कुछ, ठीक है। इस वाले पॉइंट से वेव फ्रंट निकलेगा, ये भी वेव फ्रंट बड़ा होता जाएगा कुछ, ठीक है। और इन पे सब पे अगर आप टेंजेंट खींच देंगे ऐसे, तो वो नया पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो मान लीजिए t बराबर 0 पे वेव फ्रंट की पोजीशन ये थी, है ना, ये जो येलो से ड्रॉ किया है t बराबर 0 पे थी। अब मान लीजिए आपको कुछ टाइम t के बाद, t बराबर 0 से बढ़ के टाइम मान लीजिए t पे आपको वेव फ्रंट की पोजीशन जाननी है कि क्या होगी, तो इनको, ये जो सोर्सेज हैं, इनसे सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रॉ कर लीजिए। और जैसे मान लीजिए मुझे 10 सेकंड पे देखना है ना कि पोजीशन क्या होगी, t बराबर 0 पे ये थी और t बराबर 10 सेकंड पे देखना है, तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं 10 सेकंड में ये कितना आगे बढ़ जाएंगे, उस हिसाब से सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रॉ कर दीजिए कि 10 सेकंड में कितने बड़े हो जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट है लेट्स से c, तो 10 सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाएगा, कितना दूरी तय कर लेगा, 10 इंटू सी, इतनी दूरी तय कर लेगा। तो ये 10c के बराबर आप रेडियस के सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, 10c रेडियस, है ना। और फिर जब उन पे आप टेंजेंट खींचेंगे तो ये जो नया वेव फ्रंट मिलेगा, ये t बराबर 10 सेकंड पे वेव फ्रंट की क्या पोजीशन है वो बता देगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए 20 सेकंड पे चाहिए, तो 20 सेकंड पे यही जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं इसको सेंटर मान के आप बड़ा वेव फ्रंट खींचेंगे, है ना, जिसका रेडियस 20c होगा। 20 सेकंड पे इसको खींचेंगे, मतलब इसको सेंटर मान के खींचेंगे, ठीक है। इसी तरह इसको सेंटर मान के 20 सेकंड पे खींचेंगे, फिर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी वेव फ्रंट थोड़ा सा और आगे बढ़ गया होगा। कहने का मतलब है जितने समय पे आपको वेव फ्रंट की पोजीशन चाहिए उतने समय पे सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रॉ करिए और उस पर टेंजेंट खींच दीजिए तो आपको वेव फ्रंट बता देगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। जैसे मान लीजिए एक वेव फ्रंट है t बराबर 0 पे, यहां पे है, ठीक है, और मुझे इस वेव फ्रंट का पता करना है कि 10 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद ये वेव फ्रंट कहां पे होगा। मान लीजिए t बराबर 5 सेकंड पे पता करना है कि वेव फ्रंट कहां पे होगा। तो मैंने क्या किया कि इसका हर एक सोर्स एक इंडिपेंडेंट
हर एक पॉइंट इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह काम कर रहा है, तो हर एक पॉइंट की वजह से सेकेंडरी वेवलेंथ्स प्रोड्यूस होंगी। तो ये मान लीजिए इस पॉइंट की वजह से सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस हुई कुछ इस तरह से, फिर इस वाले पॉइंट की वजह से सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस हुई कुछ इस तरह से, बीच वाले पॉइंट की वजह से भी सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होंगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और इन सब का रेडियस कितना होगा, 5 टाइम्स सी। मान लीजिए मैं सोर्स, ये जो वेव फ्रंट है लाइट का वेव फ्रंट है, तो लाइट चलती है स्पीड ऑफ सी यानी स्पीड ऑफ लाइट से, तो 5 सेकेंड में 5c ट्रेवल कर लेगी, तो इसका भी रेडियस 5c होगा, इसका भी रेडियस 5c होगा, इसका भी रेडियस 5c होगा। और फिर अब मैं क्या करूंगा, इन सब में टेंजेंट खींच दूंगा, तो जब मैं टेंजेंट खींचूंगा तो मुझे नए वेव फ्रंट की पोजीशन ये मिल जाएगी, यानी 5 सेकेंड के बाद ये वाला वेव फ्रंट यहां पे पहुंच चुका होगा, ठीक है। और वेव फ्रंट हमेशा फॉरवर्ड मूव करता है। आप ये भी आर्गुमेंट कर सकते हैं कि सर आपने इधर क्यों नहीं, ये भी तो टेंजेंट है ना सर, आप इधर क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। तो मान लीजिए वेव फ्रंट हमेशा फॉरवर्ड मूव करता है, जैसे सोर्स ऑफ लाइट इधर है, ये सोर्स है, ठीक है, तो वेव फ्रंट हमेशा आगे की तरफ जाएगा, पीछे नहीं आएगा वेव फ्रंट, ठीक है। तो यहां पे है वेव फ्रंट, थोड़ी देर बाद वेव फ्रंट यहां होगा, फिर थोड़ी देर बाद वेव फ्रंट यहां होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह से, तो ये दो प्रिंसिपल हैं हाइगन के। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट है वो इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा, खुद की वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। दूसरा पॉइंट क्या बोला, अगर इन सेकेंडरी वेवलेट्स पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो हमें नई पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट मिल जाएगी, यानी कुछ देर के बाद वेव फ्रंट की अगली पोजीशन क्या होगी वो मिल जाएगी। तो यही दो पॉइंट्स थे हाइगन्स प्रिंसिपल के। तो मैं लिखवाता हूं आपको एक एक करके दोनों पॉइंट। लिखिए बच्चों, पहला पॉइंट हाइगन्स प्रिंसिपल में, फिर एक चाहो तो आप सब हेडिंग डाल के हाइगन्स प्रिंसिपल लिख सकते हो, है ना। एक तो मेन हेडिंग हो गई हाइगन्स प्रिंसिपल, जिसके अंदर हम लोगों ने वेव फ्रंट लिखा है, और आप एक साइड में हेडिंग डाल सकते हो अब हाइगन्स प्रिंसिपल। तो ये एक्चुअल हाइगन्स प्रिंसिपल है। वेव फ्रंट फिर सर क्यों समझा, ताकि हाइगन्स प्रिंसिपल को समझ पाए, इसलिए पहले वेव फ्रंट को डिफाइन कर लिया था। तो साइड में आप हाइगन्स प्रिंसिपल हेडिंग डाल के रखिए, मैं लिखवाता हूं आपको दोनों पॉइंट्स। बोलिए सर। ठीक, लिखिए बच्चों, इसमें पहला पॉइंट, पहला पॉइंट से लिख लीजिए, every point on wavefront, every point on wavefront every point on wavefront acts as every point on wavefront acts as every point on wavefronts acts as independent source every point on wavefront acts as independent source and produces wavefront every point on wavefront act as independent source and produces wavefront called as secondary wavelets, called as secondary wavelets, called as secondary wavelets. Done, sir. ओके, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट हाइगन्स प्रिंसिपल का, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट, if we draw tangent
if we draw tangent if we draw tangent if we draw tangent to secondary wavelets, if we draw tangent to secondary wavelets, if we draw tangent to secondary wavelets, it gives new position of wavefront. It gives new position of wavefronts. It gives new position of wavefront. Done, sir. ठीक, बस यही बच्चों हाइगेंस प्रिंसिपल है। तो वेवफ्रंट क्या होता है? टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट, हाइगेंस प्रिंसिपल की दो ये पॉइंट्स। ठीक है, आपसे एज इट इज लिखने को तो नहीं बोला जाएगा, जाहिर सी बात है, बट थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, पता होना चाहिए हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है। तो दो पॉइंट है, पहला पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होते हैं उसको बताता है, दूसरा पॉइंट कि टेंजेंट ड्रॉ कर दो सेकेंडरी वेवलेट में तो नई पोजीशन आ जाती है वेवफ्रंट की, बस ये। अब सवाल कैसे बनेंगे, जितना डिस्कशन किया उसके बेसिस पे देखते हैं थोड़ा सा सवाल कैसे बनते हैं। एक तो पहले कैटेगरी ऑफ सवाल तो यही रहेगा कि आपसे पूछ देगा बताइए स्फेरिकल वेव फ्रंट किसके लिए है, सिलेंड्रिकल किसके लिए है, प्लेनर किसके लिए, पहला कैटेगरी वो बनेगा। दूसरा कुछ देखिए थोड़ा सा और मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक सेट ऑफ सवाल बन जाते हैं जहां पे आपको बोल देंगे वेव फ्रंट दे देंगे और आपसे रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पूछ दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये प्रिज्म है और मैं आपसे बोलूं कि कुछ इस तरह से वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है, और ये वेव फ्रंट जाके टकरा रहे हैं प्रिज्म से, ये वेव फ्रंट्स ऐसे हैं कुछ जाके टकराते हैं प्रिज्म से। आप बताओ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसे दिखेंगे, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसे दिखेंगे, ड्रॉ करके बताओ। ये आपको तीन ऑप्शन दे देगा कि रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इनमें से किस तरह से दिखेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। जब भी आपको ऐसे सवाल दिए, यहाँ पे प्रिज्म हो सकता है, लेंस हो सकता है, मिरर हो सकता है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले आप वेव फ्रंट्स की मदद से इंसिडेंट रे ड्रॉ कर लो, ठीक है। जैसे ये वेव फ्रंट्स ऐसे गिर रहे हैं तो इंसिडेंट रे कैसे होगी, इंसिडेंट रे ऐसे होगी। सर आपको कैसे पता चला कि इंसिडेंट रे ऐसे होगी? बच्चों कैसे पता चला गया कि इंसिडेंट रे ऐसे होगी? सर वेवफ्रंट यहाँ पे प्लेन है तो प्लेन है तो फिर हम पैरेलल मानेंगे यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, प्लेनर वेव फ्रंट है तो इंसिडेंट रे ऐसे ही होगी और कोई ऑप्शन बचता नहीं है ना, इंसिडेंट रे ऐसे जाके गिरेगी, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन होगा, बच्चों मुझे बताएंगे प्रिज्म में जब रेज ऐसे गिरती हैं तो क्या होता है, क्या होता है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है? सर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, वेरी गुड। तो रिफ्रैक्शन के बाद रेज कैसे जाएंगी? रेज ऐसे चली जाएंगी रिफ्रैक्शन के बाद, डिस्पर्स्ड हो जाएंगी, डिस्पर्स हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक है। तो मान लीजिए मोनोक्रोमैटिक है, एक ही कलर है, लेट्स से येलो है या ग्रीन ही मान लेते हैं, केवल ग्रीन कलर है, तो बताइए फिर क्या होगा, कैसे रिफ्रैक्ट होंगी? मतलब रिफ्रैक्शन के बाद इधर आएंगी या रिफ्रैक्शन के बाद ऊपर जाएंगी? नीचे आ जाएगी सर, सर नीचे नीचे आ आएंगी। जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, रिफ्रैक्शन के बाद नीचे आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। और मैं बच्चों आपसे ये पूछ दूं कि ठीक है सब कुछ सही बता रहे हैं आप, ये बताइए ये कितने कितने डिग्री से डेविएट होंगी? बाय द वे ये कैसे पता लगा पाएंगे बच्चों कि कितने डिग्री से डेविएट होंगी रेज? ये कैसे हम लोग पता लगा लेंगे? पढ़ा तो है हम लोगों ने, शायद याद हो आपको किसी को। डेविएशन होगा नीचे की तरफ, बिल्कुल ठीक बात है। हमेशा रेज बेस की तरफ प्रिज्म के झुक जाती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पर डेविएशन कितना होगा, कोई बताना चाहेगा बच्चों? टोटल डेविएशन, हाँ डेविएशन पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए। वो सर आई प्लस सी माइनस है। बहुत बढ़िया, लेकिन इतना समय क्यों लग गया और एक ही बच्चा आंसर कर रहा है? तो तुम लोग घर में पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सच सच बताओ, क्या टेस्ट आ रहा है
या इस समय मूवी वूवी का प्लान चल रहा है सब? अरे नहीं सर, बहुत टेस्ट आ रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा। टेस्ट आ रहा है। यस सर। लग तो नहीं रहा तुम लोग के जवाबों से। आई तो प्लस ई बताए तो। माइनस ए, क्या मूवी वूवी चल रही है क्या इस समय बहुत ज्यादा? बताइए, आजकल तो नहीं सर, बहुत टेस्ट चल रहा है, हर टेस्ट एक चल दिन के रहा है। बाद एक टेस्ट है, हर एक दिन के बाद एक टेस्ट। हर एक दिन के बाद एक टेस्ट है? सर हर यस सर। वीक में टेस्ट चल रहे हैं। सर हर वीक वीक में में सर, टेस्ट है आपके? एक यस वीक में सर सर। 4 टेस्ट पड़ रहा एक वीक में 4 टेस्ट पढ़ रहे हैं? है। यस वीपी सर। वाले चल रहे हैं ना सर। अच्छा अच्छा, वीपी वाले स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो उसमें आपका सिलेबस वो हो गया जो आप लोग इशू बता रहे थे, अब आप लोग कंफर्टेबल हैं उसमें? हाँ सर, ठीक है। ठीक है, मतलब जैसा भी केमिस्ट्री है का जो भी थोड़ा है, ऊपर नीचे है सर बस उसमें। सिलेबस का थोड़ा सा इशू आ रहा है। यस यस सर। सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। अब दीजिए, आप लोग टेस्ट वेस्ट तो देते रहिए। अब आप तो, है ना, सिलेबस तो आप लोग का सबका हो ही गया है, और जितना ज़्यादा मॉक्स लिखेंगे उतना अच्छा होगा। और थोड़ा सा खुद के लिए भी समय निकालिए, ठीक है। कुछ भी आप जो भी आपको एंटरटेनमेंट के लिए पसंद है, जैसे कुछ लोग आप में से पता नहीं आप गेम खेलना कितना आप लोग पसंद करते हैं, कितना अच्छा, मैं तो इवेल्युएट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि गेम खेलना अच्छा होता छूट है कि गया नहीं। है सब, खेलते हैं आप लोग गेम मोबाइल वाला? वो छूट गया है सब सर। छूट गया है? पहले खेलते थे आप लोग? कुछ छूट गया सर। अब तो कुछ नहीं कर रहे सर। अब तो अगर बस निकालते भी हैं तो लगता है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, Yes, पढ़ ही sir. लेते हैं इससे हाँ, वो अच्छा। अंदर से गिल्ट बहुत आता है, सही बात है। लेकिन जिन लोगों को गिल्ट नहीं आ रहा है उनको आना चाहिए, और लेकिन जिनको आ रहा है उनको भी बहुत ज्यादा गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पढ़िए ढेर सारा, लेकिन ये भी रहता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा ना कि कई बार आप एग्जॉस्ट नहीं करना है खुद को कि एकदम पागल हो गए हैं, फिर पागल डॉक्टर का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ध्यान रखिए अपना, थोड़ा बहुत बीच बीच में एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ अपना रखिए, जो भी आप करते हो, गेम्स खेलते हो, दोस्तों से मिलते हो, या मूवीज देखते हो, जो भी करना हो करिए, ठीक है। पढ़ते भी रहिए, लेकिन बीच बीच में उस चीज के लिए भी समय निकालिए। खैर, आई प्लस ई माइनस है, ये डेविएशन होगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव डेविएशन का नहीं था, ये तो बस मैं बता रहा हूँ कि जैसे प्रिज्म से आप पास कराएंगे तो बेस की तरफ रेज मुड़ जाएंगी, और जो डेविएशन होगा वो कुछ इस तरह से आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। आई प्लस ई माइनस है। अब तो हमें जब भी आपसे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट पूछा जाए या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पूछा जाए, तो हमें सबसे पहले इंसिडेंट रेज ड्रॉ करनी है, उसके बाद रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ कर लेनी है। तो एक बार रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे ड्रॉ कर गई। अब बच्चों, आप लोग गेस कर सकते हैं क्या वेव फ्रंट कैसे दिखेंगे? सर स्लैंटेड प्लेन दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल स्लैंटेड प्लेन। पर आपने ऐसा ही क्यों सिलेक्ट किया, कारण क्या है इसका? ठीक बात सर है, ऐसा ही होगा। परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर होंगे ना सर। वेव फ्रंट जो है इंसिडेंट रेस से, तो फिर उससे रिफ्रैक्टेड रेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, वेव फ्रंट यस को। सर। जैसे यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो इंसिडेंट रेस के परपेंडिकुलर होंगे, तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो है वो रिफ्रैक्टेड रेस के परपेंडिकुलर होंगे। अब आपको ऑप्शन देखिए ऐसे देता, ये इतना फिगर देता आपको, ये रेस बना के नहीं देगा, वो प्रिज्म दे देगा और इंसिडेंट वेव फ्रंट दे देगा। मतलब सवाल आपका ऐसा होगा, ये प्रिज्म है और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ऐसे बना देगा, ठीक है। और आपसे सवाल में पूछेगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसे दिखेगा, और ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा, 3 ऐसे, है ना, ऐसे दे देगा, ठीक है, ऐसे दे देगा, और डी ऐसे दे देगा, ठीक है। फिर आपको पिक करना पड़ेगा कौन सा हमारा सही आंसर है। तो करना क्या है, सबसे पहले गिवन वेव फ्रंट से इंसिडेंट रेज ड्रॉ करनी है, इंसिडेंट से रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ करनी है। एक बार रेज ड्रॉ हो गई तो फिर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए बच्चों, इसको ड्रॉ कर लीजिए, है ना, एज इट इज। और मैं आपको देता हूं एग्जाम्पल। चलिए बच्चों, इसमें बस आप लोग रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा वो ड्रॉ कर दिए। तो एक कन्वर्जिंग लेंस है और उस पर रेज ऐसे गिर रही हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा? सवाल में ऐसे ये सवाल बना रहेगा, आपसे पूछ देगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बताइए कैसे दिखेंगे। तो बताइए आप लोग क्या होगा? कंसेंट्रिक सर्कल सर्कुलर होगा सर, सर्कुलर। सर्कुलर होगा, सर्कुलर होगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए, सबसे पहले आपको इंसिडेंट रे ड्रॉ करना पड़ेगा। इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे और फिर वो जाके टकराएगी फोकस पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग का बनेगा, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रेज कुछ इस तरह से होंगी। अब रिफ्रैक्टेड रेज इस तरह से हैं,
तो वेव फ्रंट्स हम लोग को ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो आप लोग जैसे अब ये बच्चों एक दिमाग में है कि सर वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करें, तो जैसे रे ऐसे आ गई तो क्या सर वेव फ्रंट ऐसे ड्रॉ कर देना चाहिए बच्चों, सही रहेगा, ये गड़बड़ हो जाएगा? नो सर, गलत हो जाएगा सर। गलत हो जाएगा। कारण क्या है वैसे, ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, क्या वजह है? सर एफ पॉइंट है। एफ पॉइंट है, ठीक है, सही बात है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे उसको? हाँ देखिए सर कन्वर्जिंग रेज हैं, अगर पैरेलल होती तब वैसा होता बिल्कुल। कन्वर्जिंग के लिए। एब्सोल्युटली। अगर रिफ्रैक्शन के बाद जैसे ये पैरेलल रेज जा रही थी एक दूसरे के, तो यहाँ पे ऐसा होगा, पर यहाँ पे रेज ऐसे जाएंगी और कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज हो रही हैं तो पैरेलल नहीं है, तो वैसा नहीं ड्रॉ कर सकते। तो फिर बचता है दो ऑप्शन। अब बताइए बच्चों कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए ऐसा है और ऑप्शन बी ऐसा है। अब बताइए कौन सा बी ड्रॉ वाला, करना बी चाहिए? सर ए वाला सर, ऑप्शन। बी ए वाला सर, बी ऑप्शन, वाला बी ऑप्शन, सर ए बी, ऑप्शन। बी होगा सर। बी होगा। चलिए ए ए वाले होगा अपना सर, ए। ए होगा। अच्छा सर आपने बताया था कि जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेंगे, इसलिए राइट, तो इसलिए कौन सा पिक करना चाहिए? ए ए, को। ए वाला। ठीक है। बी वाले अपने सपोर्ट में कुछ कहना चाहेंगे कि सर बी होगा, कारण ये है बी। ए वालों ने तो बता दिया अपना जो उनको लग रहा है, बी वाले कुछ बताना चाहेंगे क्यों? सर हाँ वो पैरेलल आ रहा है ना सर, तो वहाँ पे जो कन्वर्स करेगा सर उसके अपोजिट बनेगा ना सर। वहाँ पे फॉरवर्ड सर उधर से लिया जाएगा ना सर, इस साइड से नहीं लिया जाएगा। ओके ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो बी वाला सर, बी वाला। बी वाला होना चाहिए, ठीक है बच्चों। देखिए जो इसमें सर आंसर, फोकस हाँ बोलिए बोलिए। फोकस पॉइंट के चारों तरफ बनानी होगी। अब अगर फॉरवर्ड की साइड लेंगे तो वहां पे तो वेव है नहीं, इसलिए बैकवर्ड की साइड होना चाहिए, तो मतलब बी ऑप्शन होगा। यस मतलब सर, सेकंड वाला। यस यस सर। सर। ठीक ठीक। देखिए इन्होंने एक बढ़िया पॉइंट बोला कि सर बनाना तो हमें फोकस के दोनों साइड चाहिए, जो कि लॉजिकल भी है। अगर मैं इधर रे ड्रॉ कर दूंगा, जैसे होगा क्या, देखिए होता क्या है, हम लोग जनरली इतना ही ड्रॉ करते हैं, पर रेज ऐसे जाके कन्वर्ज करेंगी फोकस पे। अब वो सवाल पे डिपेंड करता है बच्चों कि आपसे क्या पूछ दे, ठीक है। अगर वो केवल इतना ही ड्रॉ करके पूछ दे कि बताओ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स कैसे दिखेंगे, तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कुछ इस तरह से दिखेंगे, बी ऑप्शन सही होगा। कारण क्या है कि देखिए इस तरह से आप वेव फ्रंट्स कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो रेस जाके टकराएंगे और टकराने के बाद चूंकि कन्वर्ज हो रही फोकस पे, तो कुछ इस तरह से आप लोग को दिखेगा, ठीक है। और अब आगे अगर रेस चली जाती, मान लीजिए ऐसे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि रेस जाके टकराएंगे और फोकस पे ही रुक जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। फोकस पे मिलेंगी रेस और फोकस पे मिलके रेस आगे बढ़ेंगी। अगर रेस आगे बढ़ना है तो फिर आगे बढ़ता हुआ जो वेव फ्रंट होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो कन्वर्ज होते समय इतने हिस्से की अगर केवल बात की जाए जहां पे रेस कन्वर्ज हो रही, कन्वर्ज के बाद वाली कहानी ना पूछी जाए, केवल कन्वर्जिंग तक पूछी जाए, तो आपके ऐसे वेव फ्रंट्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एफ वाला पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। बिल्कुल, एफ वाला पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो जब भी रेज आपको कन्वर्जिंग दिखेंगी तो आप कर्व्ड मतलब सर्कुलर वेव फ्रंट्स ड्रॉ करिएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ड्रॉ करिएगा, और कुछ इस तरह से वेव फ्रंट्स आपको पर दिखेंगे। उस वाले कंसेप्ट का क्या होगा कि मतलब जब रे आगे जाती है तो फिर प्रोपेगेट करती है, यस सर। तो उसके इसमें भी हिसाब से देखिए तो फिर ना, ऐसा थोड़ी है कि देखिए थोड़ा सा हम लोग को ऐसा लगता है कि ये वेव फ्रंट्स इधर जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। वेव फ्रंट्स इधर ही रहे, मतलब टक्कर हुई, टकराने के बाद जो प्लेनर वेव फ्रंट्स थे वो कुछ इस तरह के वेव फ्रंट्स बन गए, ठीक है। जा वेव फ्रंट्स इधर ही रहे हैं, ठीक है, वेव फ्रंट्स जा इधर ही रहे हैं, है ना। ये ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हो जा रहे हैं। हाँ, जा इधर ही रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि ये इधर जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, इधर इस साइड जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो वेव फ्रंट्स फिर वो इधर जाएंगे, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वेव फ्रंट्स इस तरह से ड्रॉ हो रहे हैं तो वेव फ्रंट्स इधर जा रहे हैं, नहीं, वेव फ्रंट जा इधर ही रहे हैं, बस उनका शेप प्लेनर से सर्कुलर हो गया, यानी स्फेरिकल हो गया है, ठीक है, जा इधर ही रहे हैं वेव फ्रंट। चलिए एक और ऐसे करते बोल हैं। सकते हैं कि जो लेंस है कन्वर्जिंग वो कन्वर्ज कर दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, रेस कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस है, इस वजह से ऐसा शेप दिख रहा है, ठीक है। कैसा? एक और देखिए मैं ड्रॉ करता हूं, आप लोग इसके लिए बताइएगा कैसा दिखेगा। एक कॉनकेव मिरर है और वेव फ्रंट्स कुछ इस तरह से जा रहे हैं,
सर ए होगा इसका। सर फर्स्ट ऑप्शन होगा। सॉरी, हाँ बोलिए बोलिए। फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट ऑप्शन होगा, ए होगा, यस सर। ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, रेज जाएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और टकराने के बाद फोकस पे मिलेंगी कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ फोकस पे इस तरह से मिलेंगी और ये आपका फोकस हो गया। जो रेज होंगी वो इस तरह से, तो प्लेनर वेव फ्रंट गिरेंगे, टकराने के बाद स्फेरिकल वेव फ्रंट इधर, और अगर इस साइड ड्रॉ करना होगा तो वो कुछ इस साइड ऐसा होगा, ठीक है। तो फोकस एज अ पॉइंट सोर्स, तो मैं अगर केवल लेफ्ट साइड ड्रॉ करूं तो इस तरह से कुछ वेव फ्रंट्स आपको दिखेंगे और ये वेव फ्रंट्स टकराने के बाद कुछ इस तरह से बनेंगे, ठीक है। तो ड्रॉ कर लीजिए इसको भी कॉनकेव से। हो गया सर। ठीक, तो इस तरह से बच्चों इतना ही बन सकता है मैक्सिमम हाइगन्स प्रिंसिपल से। और एक और देखते हैं थोड़ा सा, सर बस यही 4 केस है इसका। और भी बहुत सारे बन जाएंगे, बनाते रहेंगे। जैसे मैंने अभी ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए कराया है, आप इसकी जगह कॉनकेव लेंस रख दीजिए, ठीक है। मैंने कॉनकेव मिरर के लिए कराया है, आप इसके लिए वैसा मिरर रख दीजिए, कॉन्वेक्स मिरर रख दीजिए, फिर सेम ड्रॉ कर लीजिए, वैसे भी बन जाएंगे ना। 2 केसेस और बना सकते हैं आप, ठीक है। प्लेन मिरर रख दीजिए, प्लेन मिरर में तो जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वैसा ही होगा। बन सकते हैं, और भी केसेस बन सकते हैं, बट ये 3 केसेस की वजह से मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा था, बाकी बन तो सकते हैं और भी केसेस। एक और बच्चों देखिए थोड़ा सा, एक वेव फ्रंट है, हुआ 2 नहीं वेव था फ्रंट। सर, हाँ हाँ, हुआ नहीं था आपकी स्लाइड में। लिखिए लिखिए। सर कॉनकेव लेंस में सर लेफ्ट साइड में सर डाइवर्जिंग हो गया ना, मतलब एक पॉइंट से फोकस से। हो गया सर, हो गया। सर आपकी आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही रही है। है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा लगेगा कि फोकस पे ना एक Yes, सोर्स sir. रखा हुआ है, जैसे मैं कर ही देता हूँ ड्रॉ, देखिए कॉनकेव लेंस। ये मान लीजिए कुछ इस तरह से लेंस है और रेज, मतलब ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और रेज ऐसे जाके गिर रहे हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। टकराने के बाद रेज कुछ इस तरह से होंगे, है ना। तो बताइए बच्चों कैसे ड्रॉ करना चाहिए इसके लिए वेव फोकस फ्रंट। पीछे आ जाएगा सर, सर फोकस जैसे कॉनकेव फोकस ले लेंस के लेंगे लिए सर। बनाया था ना, वैसे ही कर लेंगे ड्रॉ। यस सर। ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये हाँ यस ऐसा सर। सर। लगेगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रखा है और उससे ऐसे आपके वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, ठीक है ना। डाउट तो नहीं किसी को इसमें। नो सर। नहीं सर। डन सर। ठीक, एक और तरीके का सवाल इसमें बनता है, देखिए थोड़ा सा वो भी एक देख लेते हैं। मान लीजिए कुछ वेव फ्रंट्स इस तरह से गिर रहे हैं, एक वेव फ्रंट ऐसे गिर रहा है, इसके पैरेलल एक वेव फ्रंट है ऐसे, और ये मीडियम है, कुछ लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और फिर रेज जो वेव फ्रंट है वो कुछ इस तरह से हो गए, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया गया है कि बताइए क्या है, μ1 ग्रेटर देन μ2 है, μ2 ग्रेटर देन μ1 है, या दोनों बराबर हैं, या फिर कैन नॉट से। क्या लगता है बच्चों कैसे पिक किया जाए इसको, थोड़ा सोचिए और बताइए। इंसिडेंट वेव फ्रंट ये हैं
और ये दोनों, ये बाउंड्री है जो मीडियम को अलग कर रही है, ए बी। तो आपसे पूछ दिया गया कि सर बताइए। सेकंड ऑप्शन सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन होगा, ओके। और लोग भी कर लीजिए सेकेंड बच्चों, कोई ऑप्शन होगा। डिस्कस। सेकंड होगा, यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर और बच्चों अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। और तैयार रखिएगा आप लोग, आप ही लोगों को एक्सप्लेन करना है, बताइएगा कैसे सोच रहे हैं कि आप कौन सा ऑप्शन जो भी है वो क्यों होगा। ठीक है, चलिए बताना चाहेगा आप में से कोई कैसे आप लोग पिक कर रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन होगा। सर म्यू 2 जैसे ग्रेटर है म्यू 1 से, तो जो लाइट है वो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद जो फर्स्ट रे है वो पहले इंसिडेंट हुई है, तो वो पहले रिफ्लेक्ट होगी, तो उसका जो वेव फ्रंट है वो भी पहले बनेगा, तो इस वे से बी ऑप्शन हो जाएगा। मैं नहीं समझा आपकी बात, फिर से बताइए। सर जैसे हम लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाते हैं तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, राइट, तो उस केस को अगर हम यहाँ पे लेंगे ओके, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी ना, तो फिर जो वेव फ्रंट बनेंगे वो ऐसे बनेंगे जो आपने डायग्राम में बनाए हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। और कोई, और जब सर म्यू 2 ग्रेटर हो जाएगा तो फिर V1 मतलब जिस स्पीड से वो आ रही है V1 ग्रेटर हो जाएगी V2 से। ठीक है, ठीक है। चलिए, और बच्चों सबने ऐसे ही सोचा, किसी और ने कुछ अगर सोचा हो दूसरा कुछ और ऐड करना चाहेंगे सर? हम लोगों ने ऐसे, हाँ बोलिए। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो मतलब वो रेज की डायरेक्शन दे देगी। राइट, तो सर अब पहले जो खींची थी और बाद में जो करी है, तो बाद वाली जो है वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो गई है, ओके, इसलिए इस म्यू वजह टू से ग्रेटर देन म्यू 1। ठीक है, ठीक है। चलिए आइए डिस्कशन करते हैं बच्चों, है ना? सर हाँ बोलिए। सर बैक साइड कर लीजिए, वो क्लाउड डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, करते हैं, ये थोड़ा सा डिस्कशन कर ले फिर करते हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, बढ़िया एक्सप्लेनेशन दो आए हैं, ठीक है। और कोई कुछ बच्चों ऐड करना चाहेगा कि सर इसमें ऐसे भी सोच सकते हैं, या कुछ भी और दिमाग में चल रहा हो आप लोगों के? ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जैसे ये जो रे है ना, ये इंसिडेंट है। अब मैं इस पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए, तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है ना। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। ऊपर वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नीचे वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एक तो डायग्राम में देख के आप लोगों को समझ में आ रहा है क्लियरली कि एंगल आर कम है एंगल आई से, तो फिर ये डेंसर होगा क्योंकि नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, और वो रेयर होगा। मैं थोड़ा सा और कुछ आप लोग को इसमें पॉइंट्स बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है कि म्यू 2 डेंसर है और म्यू 1 रेयर है, तभी इस टाइप की सिचुएशन बनेगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आप लोग बताता हूं, देखते ही आप लोग, ताकि पिक कर पाए आंसर। तो ये जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये आई है, तो ये बचेगा आपका 90 माइनस आई, ठीक है। और ये एंगल 90 डिग्री है, कारण क्या है कि वेव फ्रंट है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये 90 है, तो ये वाला एंगल आई होगा, ठीक है। तो ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा। और इसी तरह से सेम एक्सप्लेनेशन से ये प्रूव कर सकते हैं कि जैसे ये एंगल आर है, तो ये वाला एंगल भी आर होगा। यानी जब भी आपको वेव फ्रंट्स दिए हों, तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा वेव फ्रंट, ठीक है, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होंगे, ठीक है। तो जैसे आप हॉरिजॉन्टल से पहले एंगल ज्यादा था, बाद में एंगल कम हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा था और फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो गया। तो हॉरिजॉन्टल से अगर एंगल ज्यादा है और बाद में हॉरिजॉन्टल से एंगल कम हो गया, तो इसका मतलब रे जब जा रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। तो आप हॉरिजॉन्टल से एंगल देख लिया करो, ठीक है, तो पूरा आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, और मान लीजिए एक ये मीडियम है और इसमें वेव फ्रंट मैंने आपको दो दे दिए वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट ऐसा और उसी के पैरेलल दूसरा वेव फ्रंट, ठीक है। और फिर अगला वेव फ्रंट मैंने आपको ऐसा दे दिया कि रिफ्रैक्शन होता है और वेव फ्रंट फिर कुछ इस तरह से
पास ऑन होते हैं। तो आपको डायरेक्शन से अगर आप कंफर्टेबल है तो वैसे कर लीजिए, नहीं है डायरेक्शन से कंफर्टेबल तो आप देख लीजिए ये हॉरिजॉन्टल से एंगल है और बाद में हॉरिजॉन्टल से एंगल बढ़ गया, यानी एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आई हो गया, मतलब रे नॉर्मल से दूर चली गई होगी तभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया होगा। इसका मतलब रे जो जा रही है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है। इस वाले केस में रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल कम हो गया, हॉरिजॉन्टल से एंगल ही एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होंगे रेस्पेक्टिवली। तो हॉरिजॉन्टल से आप एंगल देख के आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे कैटेगरी का सवाल हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, अगर कुछ नोट करना चाहते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और सर कुछ आगे वाली थ्योरेटिकल, स्लाइड लगा दो। हाँ भाई लिख लो, जिसका रह गया था वो लिख लीजिए, फिर करते हैं। और कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, मैं एक एक करके पढ़ दूंगा और कोई आपके नोट्स में मिसिंग हो पॉइंट तो लिख लीजिएगा। एक आध और थ्योरेटिकल पॉइंट है कुछ, हो गया सर। ठीक है। चलिए अब जो मैं कुछ चाहिए, थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट्स चाहिए, पढ़, कुछ चाहिए। हाँ अब इसके बाद मैं कुछ स्लाइड्स लगाऊंगा बच्चों, उसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखेंगे लिखे होंगे, तो आपको सारे पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, कोई ऐसा पॉइंट जो नोट्स में नहीं होगा उसको बस हम लोग नोट कर लेंगे और बाकी नहीं लिखेंगे। सर ये दूसरे वाले में मतलब एक बार इसको ये वाला समझाइएगा तो दूसरा वाला। दूसरा लेवल देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आप हॉरिजॉन्टल से एंगल देख लीजिए, पहले Yes, sir. हॉरिजॉन्टल वाला ज्यादा एंगल है बाद में कम हो गया, यानी पहले इंसिडेंस वाला एंगल ज्यादा था बाद में रिफ्रैक्शन के बाद वाला एंगल कम हो गया, यानी कुछ ये हाँ, वाली सर। सिचुएशन रही होगी, इंसिडेंस ज्यादा रिफ्रैक्शन कम, यानी रे कहां से कहां गई होगी, जब नॉर्मल की तरफ आती है तो रेयरर से डेंसर जाते हैं ना, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे क्या हुआ कि इंसिडेंस वाला एंगल कम है और रिफ्रैक्शन के बाद वाला हॉरिजॉन्टल वाला एंगल ज्यादा हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि इंसिडेंस कम है और रिफ्रैक्शन वाला ज्यादा हो गया होगा, मतलब कि रे जो है वो डेंसर से रेयरर में गई होगी तभी तो नॉर्मल से दूर चली गई है ना, तो डेंसर से रेयरर हो गया। तो आप Yes, sir, हॉरिजॉन्टल ठीक है, वाले सर। एंगल कंपेयर कर लेंगे, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन होंगे। डन सर। ठीक, डन अब सर। आइए कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स थोड़े से देख लेते हैं। मैं बता दूंगा आपको क्या लिखना है, वही लिखिएगा, ठीक है। द लोकस ऑफ ऑल ईथर पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। सर ये ईथर क्या है? तो देखिए हाइगेंस जब अपनी थ्योरी प्रपोज कर रहे थे तो उन्होंने एक इमेजिनरी मीडियम लिया था, उस मीडियम को नाम ईथर दे दिया था, तो आपको कोई ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिखा है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वाइब्रेटिंग एट सेम फेज आर कॉल्ड एज वेव फ्रंट, ठीक है। वो लाइट ट्रेवल्स इन द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। When light travels in a medium, then particles of the medium start vibrating and consequently a disturbance is created in the medium. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वाइब्रेट करते हुई वेव जब मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगी तो मीडियम में डिस्टर्बेंस वही है, तो इसमें इन्होंने मैकेनिकल माना था लाइट को, ठीक है। तो इसमें कोई भी पॉइंट आपको नोट करने लायक नहीं है, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला, every point on the wavefront becomes the source of secondary wavelets. It emits secondary wavelets in all direction which travel with the speed of light. ठीक है, तो अगर बच्चों मैंने आपको ये नोट्स में नहीं लिखवाया तो ये नोट कर लीजिएगा कि जो वेवफ्रंट के मूवमेंट की स्पीड है, जैसे ये वेवफ्रंट मान लीजिए t बराबर 0 पे यहाँ पे है, तो t बराबर 5 सेकेंड पे मान लीजिए यहाँ पे पहुंच जाता है, तो ये जो दूरी होगी ये 5 इंटू यानी समय इंटू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, ठीक है। तो वेवफ्रंट किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करेगा, अगर वेव फ्रंट ऑफ लाइट है तो जो वेव स्पीड होगी उसी से वेव फ्रंट ट्रेवल करेगा, और जो डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट मोशन है वो हमेशा, जो वेव फ्रंट का डायरेक्शन है और वेव मोशन का डायरेक्शन है वो हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे रहेंगे। तो इसमें बच्चों एक पॉइंट आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए, वेव फ्रंट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ वेव, वेव फ्रंट्स ट्रेवल at speed of wave,
wave fronts travel with the speed of wave. फिर इसके बाद बच्चों ये जो पांचवा पॉइंट है, द टेंजेंट टू सेकेंडरी वेवलेट्स रिप्रेजेंट्स द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। तो यही दोनों पॉइंट्स हाइगेंस प्रिंसिपल के पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने लिख लिए हैं, तो वापस से इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला। अब इस थ्योरी से कौन कौन से पॉइंट एक्सप्लेन हो जाते हैं? तो रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन हो जाता है, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो जाता है, इंटरफेरेंस हो जाता है, डिफ्रैक्शन हो जाता है। तो जितने वेव कैरेक्टरिस्टिक वाले पॉइंट्स हैं सारे एक्सप्लेन हो जाते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट एक्सप्लेन हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में चलती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम बीइंग ग्रेटर इन, मतलब जो रिफ्रैक्शन वाले जो हैं साइन आई इज टू साइन आर, वो एक्सप्लेन हो जाता है पूरा। ठीक है, तो जितने भी वेव वाले कॉन्सेप्ट हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वो सब कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल से। क्या एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि इसमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात होती है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस प्रिंसिपल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो मैं चाहता हूं बच्चों आप शॉर्ट में ना ये दोनों चीजें लिख लीजिए, क्या एक्सप्लेन हो सकता है, क्या एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। नोट कर लीजिए शॉर्ट में जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा बच्चों ये। नहीं लिखा सर। हाँ सर। ओके, सर, बताइए। तो वेव फ्रंट जो होता है वो ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से ना? हाँ, जो भी वेव का वेव फ्रंट होगा उसकी, जैसे हम लोग, जैसे इन्होंने तो स्पेशली लाइट के लिए ही बोला था, ठीक है, जो हाइगेंस थ्योरी थी वो लाइट के लिए ही थी। तो वेव फ्रंट, चूंकि लाइट वेव की बात हो रही है तो वेव फ्रंट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा। पर अगर कोई और दूसरे वेव का वेव फ्रंट होगा तो जो उस वेव की स्पीड होगी उससे ट्रेवल करेगा। तो वेव फ्रंट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ वेव। अगर लाइट है तो लाइट की स्पीड से, और किसी दूसरे वेव का वेव फ्रंट है तो उसकी स्पीड से ट्रेवल करेगा। यस सर। बच्चों हो गया है क्या? हटाऊं मैं? गया सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फ्रंट में भी देखिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कह रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन वेरियस पार्टिकल्स ऑन द वेव फ्रंट इज जीरो। ये एक्सप्लेन हो रहा है बच्चों या इसमें कुछ बोलने की जरूरत है? ये समझ पा रहे हैं आप लोग कि फेज डिफरेंस बिटवीन वेरियस पार्टिकल्स ऑन द वेव फ्रंट इज जीरो? यस सर। यस सर। ऐसा क्यों है वैसे? ये कैसे जीरो? सर कैसे? सेम फेज में होता है ना, रहते हैं। इसीलिए। सेम फेज में है तो उनके फेज डिफरेंस जीरो होंगे। दीज वेव फ्रंट्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शंस इन एन आइसोट्रोपिक मीडियम। लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं समझा देता हूं। देखिए क्या कह रहा है कि जो वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होंगे, जैसे यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, अब इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो गया। अब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करेगा अगर मीडियम आइसोट्रोपिक है तो। वैसे बच्चों अगर किसी को पता हो आइसोट्रोपिक मीडियम से क्या कहना चाहते हैं, कोई जानता है कि आइसोट्रोपिक मीडियम क्या मतलब हुआ इसका? सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ। सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हो, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि
इस मीडियम में हर डायरेक्शन में सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम लगा हुआ है, तो उसको हम लोग आइसोट्रोपिक बोलेंगे। आइसोट्रोपिक मतलब हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, यानी सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो फिर अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो स्पीड भी सेम रहेगी, तो वेव फ्रंट सेम स्पीड से मूव करेगा। पर अगर आइसोट्रोपिक मीडियम नहीं है तो फिर सिचुएशन अलग होगी। क्या होगा देखते हैं। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट always gives rise to a spherical wavefront in an isotropic medium। आइसोट्रोपिक मीडियम है मतलब हर डायरेक्शन में सेम स्पीड है, तो स्फेरिकल वेवफ्रंट मिलेगा और हर डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रेवल करेगा। इन एन आइसोट्रोपिक मीडियम इट ट्रेवल्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये भी बच्चों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आइसोट्रोपिक मीडियम नहीं है, एन आइसोट्रोपिक है। इसका मतलब इस डायरेक्शन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कुछ दूरी के बाद अलग हो गया, इस डायरेक्शन में जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग हो गया। एनाइसोट्रोपिक मटेरियल है, सिमेट्रिक नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है कि डिफरेंट स्पीड्स होंगी। तो सर फेज डिफरेंस तो लेकिन तब भी जीरो ही रहेगा ना? फेज डिफरेंस तब भी जीरो रहेगा, शेप चेंज हो जाएगा वेव फ्रंट का। फेज में कोई चेंज मतलब फेज डिफरेंस जीरो रहेगा और सारे पॉइंट्स जिनका सेम फेज होगा उनके लोकस को वेव फ्रंट कहते हैं, तो वेव फ्रंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एक ही वेव फ्रंट के दो पॉइंट्स ले लेंगे, एनाइसोट्रोपिक हो या आइसोट्रोपिक हो, फेज डिफरेंस जीरो रहेगा। पर हाँ शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एनाइसोट्रोपिक का मतलब हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहे, तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल टू द वेव फ्रंट रिप्रेजेंट्स रे ऑफ लाइट, यानी आप जो वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट मूव करती है, ठीक है। इट ऑलवेज ट्रेवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द मीडियम। तो जैसे मान लीजिए बच्चों सोर्स यहाँ पे है, ठीक है, या इन्फिनिटी पे रखा हुआ है सोर्स ऐसा, ठीक है, इधर से लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, ऐसे, तो वेव फ्रंट हमेशा इधर ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा वेव फ्रंट, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि परपेंडिकुलर, तो आप वेव फ्रंट यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि वेव फ्रंट इधर चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन में उसी डायरेक्शन में वेव फ्रंट आगे जाएगा। तो इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द मीडियम। तो मैं बताता हूं आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। लिख लीजिए बच्चों, एक लाइन लिख लीजिए। इन आइसोट्रोपिक मीडियम, इन आइसोट्रोपिक मीडियम in isotropic medium, in isotropic medium wavefront goes with same speed in all direction। in isotropic medium wavefront goes with same speed in all direction। wavefront goes with same speed in all direction। कॉमा करके फॉर एन आइसोट्रोपिक मीडियम। अब एन आइसोट्रोपिक लिख रहे हैं मतलब आइसोट्रोपिक का उल्टा। फॉर एन आइसोट्रोपिक मीडियम for an isotropic medium it travels with different speed in different direction। for an isotropic medium it travels with different speed in different directions। सर एक बार रिपीट करना। हाँ लिखिए, ये देखिए ये वाली लाइन मैं बोल रहा हूँ है ना, ये जो लाइन लिखी हुई है बस इसी को बोल रहा हूँ, डिफरेंट तरीके से बोल रहा हूँ, बस यही है। इन एन आइसोट्रोपिक मीडियम इट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन। In an isotropic medium, it travels with different speed in different direction। हो गया सर। ठीक।
वो जो छोटे छोटे कुछ आसान आसान से सवाल हैं, आप लोग बताइए तो इसका आंसर। सर ई ऑप्शन। तो ये सर ऑप्शन नहीं है। फोर्थ सर डी वाला सर, ई ऑप्शन। लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, है ना? Yes, यस सर। यस सर। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर के लिए स्फेरिकल हो जाएंगे, बाकी प्रिज्म के लिए पैरेलल ही रहेगा। ये बताइए। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। Spherical। फर्स्ट ऑप्शन सर। फर्स्ट ऑप्शन, शेप ऑफ वेव फ्रंट ऑफ लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स स्फेरिकल। अब बच्चों इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अगली हेडिंग डालिए। अब बच्चों मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, इसमें देखिएगा कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये सब, है ना? कुछ नया नहीं है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, ठीक है? और मैं अभी थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके सवाल हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे और फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बच्चों कुछ बेसिक बेसिक सवाल पूछूंगा, जितना भी आप लोग को नॉलेज हो, जो आपने पहले पढ़ रखा उसके बेसिस पे आंसर करिएगा। क्या होता है बच्चों इंटरफेरेंस? कोई समझाना चाहे सिंपल वर्ड्स में, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या इंटरफेरेंस ऑफ वेव? सर जब दो वेव आपस में कोइंसाइड कर जाती हैं। सर सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं सर और वो किसी एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती हैं, उसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। बिल्कुल, जैसे दो, अच्छा सर जब दो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट दो सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है दो वेव्स का मिलना, या जैसे इंटरफेरेंस हम लोग लाइट का भी पढ़ रहे हैं। अगर जनरल बोला जाए कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होता है, तो वेव्स का आपस में मिलना इंटरफेरेंस कहलाता है। तो मान लीजिए ये एक सोर्स है S1, ये लाइट सोर्स हो सकता है, साउंड सोर्स हो सकता है, कोई भी वेव का सोर्स हो सकता है। इससे कुछ एक वेव प्रोड्यूस की गई, ठीक है, और इस दूसरे वाले सोर्स से एक वेव प्रोड्यूस करी और दोनों जाके पॉइंट P पे मिल रहे हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए दूरी x1 है, S1 से P की, और S2 से P की दूरी x2 है, ठीक है। तो ये दोनों वेव्स क्या करेंगी? पहली वाली वेव अपने हिसाब से पॉइंट P को मूव कराएगी, दूसरी वाली वेव अपने हिसाब से पॉइंट P को मूव कराएगी। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P होगा, बच्चों याद आ रहा है क्या? वो कैसा होगा, कैसे निकालेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सर P? वेक्टर सम कर देंगे। वेरी गुड, वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव। ये कौन सा प्रिंसिपल कहलाता था बच्चों? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सर। बिल्कुल। तो दो, ये पहले वाला जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, दूसरे वेव जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, उसका वेक्टर सम कर देंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था जैसे कि पहले वाले सोर्स की इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरे वाले के लिए लिखूं तो Y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो अगर आप इसमें कंपेयर करें बच्चों, जैसे यहाँ पे मैंने एक चीज का ध्यान रखा है कि दोनों में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी दोनों का जो फेज वो सेम रखा है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एंगुलर वेव नंबर भी सेम है, तो दोनों का जो फेज है दोनों वेव्स का वो सेम है, या दोनों सेम वेव्स का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं दोनों वेव्स की वो भी सेम है। तो ऐसे सोर्सेज जिनका एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहता है उन वेव्स को हम लोग नाम देते हैं, किसी को उन कोहेरेंट वेव, कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्स, बिल्कुल कोहेरेंट सोर्सेज। तो जो हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ेंगे कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। तो जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल कोहेरेंट सोर्सेज का पढ़ना है, ठीक है सर। अगर सोर्सेज इनकोहेरेंट हुए, अगर उन दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हुई, फिर क्या होगा? तो फिर बीट्स बनेंगी जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो निकालते थे वो बीट्स बनते थे। तो वो हम अभी यहाँ पे हम लोग केवल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं फॉर कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होंगे? सोर्सेज हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उनको हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। तो इन सोर्सेज के बीच में कोई भी इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है, और इनका एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा। तो ऐसे सोर्सेज को हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो पढ़ेंगे या इंटरफेरेंस ऑफ वेव जो पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वो केवल कोहेरेंट सोर्सेज के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं
जैसे इस पॉइंट पे पहले वाला सोर्स पहुंचा और इस पे दूसरा सोर्स पहुंचा, तो इन दोनों लाइट वेव के ट्रेवल करके पॉइंट पी पे पहुंचने की वजह से इन दोनों, जब ये दोनों वेव्स पहुंचती हैं पॉइंट पी पे, तो एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्यों फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है? क्योंकि ये अलग दूरी तय करके आई है, ये अलग दूरी तय करके आई है। तो कोई बता सकता है बच्चों कितना फेज डिफरेंस? के डेल्टा एक्स। के डेल्टा एक्स, बहुत बढ़िया। तो के 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, इतना फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जहां पे डेल्टा एक्स है दोनों वेव्स की जो चली हुई दूरी है उनमें अंतर, जैसे कि पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस। एब्सोल्युटली, डेल्टा एक्स है हमारा पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब मेन जो झगड़ा है, हमें क्यों ये फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस निकालना है, क्योंकि मान लीजिए इस वाले सोर्स की इंटेंसिटी I1 है और इस वाले सोर्स की इंटेंसिटी I2 है, तो हमें नेट इंटेंसिटी पॉइंट P पे निकालना है। तो बच्चों आप लोग को याद है क्या नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला एट पॉइंट P? अंडर रूट I1 सर I1 प्लस I2 प्लस टू अंडर रूट I1 अंडर रूट I1 I2 cos phi I2 theta। cos cos phi। phi। पॉजिटिव फेज डिफरेंस। वेरी गुड, कॉस डेल्टा फाइव, बहुत बढ़िया। और ये मेन लड़ाई नेट इंटेंसिटी की ही है, ठीक है। तो हम नेट I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाइव। फिर हम लोगों ने यहां से पढ़ा था कि दो तरह का इंटरफेरेंस हो सकता है, याद आ रहा है बच्चों कौन कौन सा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सर। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, बहुत बढ़िया। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव? 0 0, बहुत बढ़िया। 0 और पाई तो 1 भी होना 2 चाहिए। पाई 2 पाई 4 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। तो बच्चों कुल मिला के फेज डिफरेंस जो है ना वो 2n पाई होना चाहिए। और Yes, पाथ sir. डिफरेंस कितना होना चाहिए बच्चों? पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 0 लैम्डा लैम्डा बाई 2 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन। एन लैम्डा। Yes, एन sir. लैम्डा होना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे जो नेट इंटेंसिटी मिलती है वो कितनी मिलती है बच्चों? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए नेट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 I1 प्लस I1 प्लस I2 अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल रूट में स्क्वायर। I2 का होल स्क्वायर। बोलिए ठीक लिख रहा स्क्वायर। हूँ ना यस बच्चों? सर, यस सर। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 180 सर। पाई 3 पाई पाई 3 पाई 5 3 पाई, पाई, यानी 5 ऑड पाई। मल्टीपल ऑफ पाई, है ना? यस जैसे सर। 2n प्लस और 1 पाथ पाई। डिफरेंस लैम्डा 2n माइनस लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल sir. ऑफ लैम्डा बाई 2, है ना? ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव 2n इंटरफेरेंस प्लस 1 में नेट लैम्डा बाई 2 इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? रूट में I1 माइनस I2 का अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। का होल स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2। अच्छा बच्चों, इसमें एम्पलीट्यूड का भी आप लोग बताएंगे क्या? जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा अगर इनका एम्पलीट्यूड? A1 प्लस A1 प्लस A2 A1 प्लस A2 बहुत बढ़िया। और मैक्सिमम होता है डिस्ट्रक्टिव सर। इंटरफेरेंस में कितना हो जाएगा? A1 माइनस A2। A1 माइनस A2। ये बच्चों हम लोगों ने नोट्स में हमारे ये सब लिखे हुए हैं ना, ये रिजल्ट्स मुझे याद आ रहा है Yes, कि मैंने sir. शायद आप यस सर, सारा लिखो। यस सर। ठीक है। तो यही आप देखेंगे जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम अभी पढ़ेंगे, तो इसमें इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बार बार यूज करना होगा। तो मैंने आपको एक रिवीजन करा लिया ताकि हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में YDS कर रहे होंगे तो मैं बार बार इन्हीं को यूज करूंगा, ठीक है। जैसे फेज डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करूंगा, नेट इंटेंसिटी का यूज करूंगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस के लिए कंडीशन, फेज डिफरेंस के लिए कंडीशन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस की कंडीशन। तो अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इसी पे आगे और चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी आप लोग एंजॉय करिए ब्रेक, फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू। हाँ बताइए सर वो जो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स वाले क्वेश्चंस करवाए थे वेवलेट वाले, वो बता दीजिए एक और बार। वेव फ्रंट वाले, ये वाला। यस सर। हाँ इसमें कोई तो देखिए जैसे प्रिज्म है, रे बच्चों आप लोग जा सकते हैं बाकी, है ना? किसी कुछ डाउट है तो रुक जाइए। तो जैसे रेज ऐसे गिर रहे हैं, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद है ना बेंड हो जाएंगी रेज। तो पैरेलल गिरे थे, पैरेलल ही बेंड होंगी क्योंकि प्रिज्म में ऐसे ही रिफ्रैक्शन होता है। तो वेव फ्रंट्स पैरेलल थे और टकराने के बाद भी पैरेलल जाएंगे क्योंकि रेज पैरेलल गिरेंगी, तो वेव फ्रंट भी ऐसे ही होंगे। यस सर। कॉन्वेक्स लेंस में देखिए क्या होगा कि रेज टकराएंगी ऐसे, वेव फ्रंट है पैरेलल वेव फ्रंट है तो रेज ऐसे आएंगी, टकराने के बाद फोकस पे जाके कन्वर्ज होंगी।
रेस कन्वर्ज हो रही हैं तो आपका जो वेव फ्रंट होंगे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे। सर ऐसा क्यों स्फेरिकल, क्यों? क्योंकि ऐसा लगेगा कि ये एक पॉइंट सोर्स है ना, और पॉइंट सर सोर्स ये तो है, बट आ गई फॉरवर्ड क्यों नहीं गई पीछे? ले सकते हैं आप ऐसे मान लीजिए जैसे कि ये है तो फिर वेव फ्रंट आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन सवाल में आपसे दोनों चीज नहीं पूछेगा, फिर आप कंफ्यूज जाएंगे ना, क्योंकि वो आपको ऑप्शन बना के पूछ सकता है, तो या तो इस तरह से आंसर देगा या तो इस तरह से आंसर देगा ना, तो दोनों पॉसिबल नहीं है। तो आपसे केवल पहले वाले हिस्से के लिए ही ज्यादातर केसेस में पूछेगा। हो सकता है इसके लिए भी पूछ ले, फिर उसको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा कैसे पूछेगा, पर ये वाले ज्यादा चांसेस है कि आपसे ऐसे पूछ देगा, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे अगर ड्रॉ करेंगे तो फिर ऐसा दिखेगा एक ही तरह। यस सर। सर उसके नीचे वाला भी बता दो। कॉन्वेक्स में, कॉनकेव मिरर में क्या होगा कि रेज ऐसे जाएंगी, पर टकराने के बाद फोकस पे जाके मिलेंगी, तो फिर ये एज अ पॉइंट सोर्स एक्ट करेगा ना, तो वेव फ्रंट्स को ऐसा होना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे Yes, अगर अगर कोई कहता है कि सर आगे ड्रॉ करके बताइए, तो इसके बाद वेव फ्रंट्स ऐसे हो जाएंगे, पर कन्वर्ज होने से पहले वेव फ्रंट ऐसे दिखेंगे। ठीक है, कन्वर्जिंग के बाद फिर वेव फ्रंट ऐसे दिखेंगे, है ना? ओके सर। सर नेक्स्ट क्लास भी आपकी है? हाँ जी सर। अच्छा सर।